नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जितनी मीटिंग्स पहलगाम के बाद चल रही थी, उसमें जो स्ट्रेटजी तय हो रही थी, उन सब का अब रिजल्ट आप देखिए। जी हां, भारत ने एयर स्ट्राइक करके उसका रिजल्ट बता दिया। लेकिन इस मीटिंग के दौरान कई ऐसे लोग भी शामिल हुए इस स्ट्राइक को अंजाम देने में, जिन्होंने रणनीति तैयार की। उन्हीं में से एक ऐसा नाम है जो कि बहुत विशेष हो जाता है। वो कौन है और क्यों विशेष है उनका नाम, और उन्होंने क्या कुछ स्ट्रेटजी तय की है, कैसे साथ दिया है, ये जानेंगे सहयोगी अनुपम प्रसून से। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल है, जो की रोल आप कह सकते हैं, वो अजीत डोभाल का है। लेकिन डोभाल ने जो स्ट्रैटेजी बनाई और जो खाका तैयार किया, आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, उस दिन शाम में ही, मतलब वहाँ के समय के अनुसार जैसे उनको खबर पहुँची, उन्होंने अपने दौरे को रद्द किया और फौरन सुबह सुबह, मतलब आधी रात को वो पहुँचे थे भारत। और उन्होंने पहली सीसीएस की मीटिंग एयरपोर्ट पर की, दूसरी मीटिंग पीएमओ में की। अब यहाँ से खेल असली शुरू हुआ। आपको पता है कि अभी सुरक्षा बोर्ड बनाया गया, अभी सुरक्षा बोर्ड। अब ये जो अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ना, ये एयर स्ट्राइक जो पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक जिसे कहते हैं, कहा जा रहा है, जिसमें तीनों, अच्छा सबसे बड़ी बात कि तीनों सेनाओं की इसमें कॉम्बिनेशन है, तीनों सेनाओं का दिखता है। नेवी ने वहाँ पर समंदर में पाकिस्तान नेवी को घेर लिया। अब ऐसा घेरा कि वो एक्सरसाइज तक नहीं कर पाई। 5 टाइम्स कैंसिल करना पड़ा पाकिस्तान नेवी को अपना एक्सरसाइज। तुर्की से आया था विमान, और तुर्की से क्यों विमान आया था आपको पता है? तुर्की का विमान पाकिस्तान में इसलिए आया था कि तुर्की को जो अपने गोले बारूद थे, जो इसके अलावा हथियार थे, जो वॉरहेड थे, वो बेचा था पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिफ मुनीर ने। तो एक सहमति बनी थी कि भाई देखो, एक क्या होता है कि उसमें प्रोपेगेंडा चलाना होता है, वॉर में एक चीज़ दिखानी होती है कि आपके साथ लोग खड़े हैं, तो एक दबाव बनता है, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। तो भारत पर वो दबाव बनाने के लिए तुर्की का वो आया युद्धपोत, और लौट भी गया। बस वहाँ तक सब कुछ मामला ख़त्म हो गया। लेकिन भारत इससे आगे की सोच रहा था। भारत ने सुरक्षा बोर्ड बनाया जिसमें 7 मेंबर्स शामिल किए गए। मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से। इस वक्त जब दूसरी बार सीसीएस की बैठक हुई, तो उसमें रॉ ने एक पूरा खाका दिया, और सीसीएस की बैठक के बाद ये तय हुआ था कि हम इसको और डिटेल में क्यों न लें। तो फिर 7 सदस्यीय सुरक्षा बोर्ड बनाया गया, और एनएसए अजीत डोभाल की ताकत बढ़ाई गई, मतलब उनके थिंक टैंक बढ़ा दिए गए। थिंक टैंक, मैं इसे थिंक टैंक मानता हूँ। ये भारतीय सुरक्षा के बहुत बड़े थिंक टैंक थे, और उन्होंने कैसे प्रभाव डाला ये सुनिए। जब आलोक जोशी को पूर्व रॉ चीफ थे, और सिर्फ वो पूर्व रॉ चीफ ही नहीं थे, पाकिस्तान में डोभाल के साथ भी काम करने का उनको अनुभव है, और वैसे भी काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसको कॉपी किया बाद में पाकिस्तान ने। भारत में जो रॉ के चीफ थे आलोक जोशी, अब सिर्फ आलोक जोशी को ही लेके नहीं आए थे अजीत डोभाल। उसमें एक कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन जिसको आप कहते हैं, डेडली कॉम्बिनेशन। अब डेडली कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? उन्होंने क्या किया कि रॉ अधिकारी को ले आए, विदेश में जो सबसे तेज तर्रार अधिकारी था अपना, जिसे विदेशी ट्रिक्स पता थे, कूटनीति के हर दावपेच पता थे, शब्द। कूटनीति में क्या होता है ना, जब आप कूटनीति में जाते, प्रेस रिलीज जब किया जाता है, कोई भी देश प्रेस रिलीज जारी करता है, तो उसमें शब्दों के चयन पर बड़ा जोर दिया जाता है, और शब्दों से ही खेला जाता है। वहाँ पर शब्द ही आपके बताते हैं कि आप एग्रेसिव हैं कि आप डिफेंसिव हैं। तो वहाँ पर देखिए, जो आलोक जोशी के अलावा जिनको शामिल किया गया था, उसमें बी वेंकटेश वर्मा थे, जो कि विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह और राजीव रंजन वर्मा पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी थे। मतलब आप क्या समझें, विदेश सेवा, पुलिस सेवा, अब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों के ऐसे अधिकारी इसमें शामिल किए गए। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जो दक्षिणी सेना कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, उनको शामिल किया गया। अब ये दक्षिणी सेना कमांडर पता है, वो LOC पर लड़ रही है। वहाँ के एक लोकेशंस, पर्टिकुलर किस एरिया में सेना का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वो पता चलता है। इसके अलावा रियर एडमिरल थे मोंटी खन्ना, उनको शामिल किया गया। और पूर्वी पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा, उनको शामिल किया गया। अच्छा, PM सिन्हा को अनुभव ही है, उन्होंने 1999 में, मतलब जब करगिल में हुआ था,
उसमें अपना कुछ जौहर भी दिखाया था। तो ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए थे अजीत डोभाल, जिनकी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करके भारत एक बहुत बड़े प्लान को तैयार कर रहा था। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर आपने देखी थी, आप खुद ही दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री मोदी जब दूसरी बार, बिल्कुल वो तस्वीर लोग यहाँ देख रहे हैं जो बातचीत हो रही, जब प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे थे, उनके ऊपर, सिर के ठीक ऊपर पूरे वर्ल्ड का मैप खुला हुआ था, आप देखेंगे जब तो। और उस वर्ल्ड के मैप के सेंटर में जो लोकेशन था वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान उसी पर चर्चा हो रही थी। उसी दिन तय हो गया कि हम किसी भी आम आदमी को एक खरोच तक नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा पिन पॉइंट और एग्जैक्ट स्ट्राइक करेंगे जिससे आतंकियों को बचने नहीं देंगे। और आज जो स्ट्राइक हुआ है, सोचिए 9 ठिकानों पर स्ट्राइक हुआ, 24 मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान कह नहीं सकता है कि एक भी बेकसूर आदमी मारा गया, एक भी सिविलियन को खरोच नहीं आई। इतनी दहशत है। लाहौर उड़ान बंद, सारे उड़ान बंद, कराची सारे उड़ान बंद, रावलपिंडी सारे उड़ान बंद, हर घर के दरवाजे बंद, हर घर के दरवाजे बंद। सायरन बज रहा है, सायरन आज बजना चाहिए था भारत में, और बजा दिया पाकिस्तान का। सारे नहीं बजाए, पाकिस्तान को ही बजा दिया। पाकिस्तान को ही बजा दिया, और ऐसी वैसी नहीं बजाई भाई। पाकिस्तान जो ये बजाई है ना, अच्छा हिंदुस्तान को बड़ा मतलब क्या बताएं, पाकिस्तान को आदत हो गई है बजने की, और हिंदुस्तान को आदत हो गई है बजाने की। हर बार बज जाता है, क्रिकेट में बज जाता है, इस तरह से सेना में बज ही जाता है। आपने देखा मतलब युद्ध के मोर्चे पर बज ही रहा है। उधर चीन से आके बजाता है, उधर बलूचिस्तान बजा रहा है, उधर टीटीपी बजा रहा है। तो हर जगह तो बज ही रहा है वो, और वो बजने के लिए पैदा हुआ है ऐसा लगता है। अब तो पाकिस्तानियों को अपने होने पर भी मतलब कुछ दिन बाद शर्मिंदगी आने, हालांकि शर्मिंदगी उनको नहीं आएगी क्योंकि भीख ही मांगना। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है, मतलब मोटे तौर पर मैं आपको अब समझा देता हूँ। इस वक्त उसके ख्वाजा आसिफ जो कह रहे थे कि भाई राफेल जाम कर दिया, उनका जाम हो गया है। वो किसी विदेश में किसी देश को फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। और वो भुट्टा, बिलावल भुट्टा जो है, भुट्टो, हाँ, सिंधु में खून बहाने चला। आज सिंधु देखिए अब क्या है, बहुत ज़बरदस्त ही। आप अभी जो हमने ऑपरेशन किया उसका नाम क्या है, सिंदूर। और भुट्टो किस चीज़ पर उछल रहा था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बात कही थी कि सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, इसमें बहुत बड़ा कोड वर्ड छिपा हुआ है, जिसमें सिंधु भी छिपा हुआ है, जिसमें सिंदूर भी छिपा हुआ है। और यही चीज़ पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है, और भी इसमें कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। आपको धीरे धीरे अपडेट दूंगा। ठीक है, अपडेट आएंगी। बाकी भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, वहाँ से जो कुछ पता चलेगा वो आप तक पहुँचेगा। फिलहाल जो भी अपडेट आ रही है, आलोक जोशी को किस तरीके से लाया गया 7 लोगों के साथ में, किस तरीके से स्ट्रेटजी तय हुई और उसके बाद अंजाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या दिखा, वो आपने देखा। बाकी खून कौन बहाया है और किसकी हालत ख़राब है, ये दुनिया देख रही है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए एनएफ न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार।